दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार सुनील लेक्चर में। मैं सुनील कुमार यादव आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम क्लास 10 का केमिस्ट्री में अध्याय 1 यानी कि पार्ट 1 जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हमने रासायनिक अभिक्रिया को बताने से पहले उसको बेसिक में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। तो हमने पढ़ लिया था पहले लेक्चर में कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आज हम रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन देखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। दिया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक क्या मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे, तो आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मान लीजिए दो या दो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा दोस्तों तो क्या बनाएगा, CO2। तो डिफिनेशन भी कह रहा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हमारे दरअसल समझने से ये बात लग रही है कि ये जो दिया गया है डिफिनेशन, जो किताब में दिया गया है ऐसा, तो इसको हमने देखा। लेकिन जब मान लीजिए अगर ऐसे CO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2, यहाँ पे तो एक या एक से अधिक पदार्थ तो बना, लेकिन दो या दो से अधिक पदार्थ नहीं, यहाँ पे एक ही पदार्थ है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये हम नहीं कह रहे हैं कि 100% ये परिभाषा गलत है, लेकिन ये मेरे अनुसार ये परिभाषा सटेबल नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। तो हमने NCERT बुक से कुछ समझ के अपने द्वारा एक SKY के द्वारा अर्थात सुनील कुमार यादव के द्वारा एक परिभाषा अपने द्वारा बनाए हैं कि हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन, जब पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन के कारण, अर्थात यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन ही हुआ है, तभी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थों का निर्माण हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये परिभाषा ज्यादा ही सेटिबल आपके लिए होगा कि जब पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थों का निर्माण हो जाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। चलिए हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होते क्या है, इसके भागों को थोड़ा हम देख लेते। चलिए इसके भाग को देखने का मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया। अब हम रासायनिक समीकरण को देखेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब इस रासायनिक समीकरण मतलब आप लोग क्या नाम है, गणित पढ़े होंगे, यानी कि मैथ जिसे हम लोग कहते हैं। तो मैथ में बताया गया होगा कि समीकरण का मतलब होता है कि राइट एंड लेफ्ट एंड राइट या राइट एंड लेफ्ट इक्वल हो जाए, यानी कि बराबर जो हो जाए, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष जब बराबर हो जाए तो हम क्या कहते हैं, समीकरण। तो इसके द्वारा हम चलिए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। चलिए आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम रफली करें, आगे बढ़े। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग जैसा कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम रासायनिक समीकरण को देखते हैं। केमिकल इक्वेशन, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे दोस्तों, ठीक है। रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में कहेंगे केमिकल इक्वेशन। और रासायनिक अभिक्रिया जो हम पढ़ चुके हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जो हम अपने द्वारा एक आपको परिभाषा बताए
जब रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के कारण यानी कि रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थों का निर्माण हो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को हम समझाएं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है दोस्तों। तो कहा गया है मंजिल वही पाते हैं, अरे मंजिल वही पाते हैं जिनके इरादे बुलंद होते हैं। मंजिल वही पाते हैं जिनके इरादे बुलंद होते हैं। तो ऐसा आप लोग को भी लग रहा होगा हमारे अनुसार कि आप लोग भी इरादा बना चुके हैं कि हमको कक्षा 10 की केमिस्ट्री एकदम चाट कर रख देना है और हम आपको अच्छे से चटा भी देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए कहा रहा है कि अभिकारक और उत्पादों को, अब ये अभिकारक और उत्पादों की बात जो किया दोस्तों, तो हम आपको बता रहे हैं कि अभिकारक और उत्पाद होते क्या हैं। अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के, अब ये रासायनिक सूत्र की जो बात कर दिया यहाँ पे, तो कक्षा 9th में आप लोग रासायनिक सूत्र के बारे में बताया गया हो। अब जो लोग नहीं पढ़े थे उस समय वो अपनी गलती को समझें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब पढ़ाया जाता है, जब समझाया जाता है, जब बताया जाता है तो आप लोग मस्ती में चूर रहते हैं। तो हम लेकिन एक बार फिर रासायनिक सूत्र की जिक्र यहाँ पे करेंगे क्योंकि आपको ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए हम देखते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं, क्योंकि अभिकारक के ही द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारक के द्वारा ही उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं आपको बता रहे हैं। एक ये मैग्नीशियम का रिबन है, इस रिबन में मैग्नीशियम, और जब हम मैग्नीशियम में वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे हम गर्म करते हैं, जब दोस्तों क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम था जिस रिबन में, यानी कि ये मैग्नीशियम जो था ये पदार्थ में भाग लिया। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो वे पदार्थ जो अभिकारक के क्रियाकारकों के द्वारा निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। एक बार फिर हमारी परिभाषा सुन लीजिए, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया किया जा रहा है, यानी कि ये जो है बर्नर के द्वारा गर्म किया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। वे पदार्थ, फिर सुन लीजिए मेरी बात को, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो अभिकारक के क्रियाकारकों के द्वारा निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ये बात अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए मैग्नीशियम, अब यहाँ पे रासायनिक सूत्र की बात किया था और सांकेतिक रूप। अब अभिकारक और उत्पादों को, अभिकारक आपको बता दिए, डिफरेंशियल समझते जाइएगा। अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के देखिए मैग्नीशियम किसके ऊपर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जब
क्रिया किया तो बना लिया हमारा, थोड़ा सा यहां हम लिख देते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब ये अभिकारक क्या हुए, उत्पाद क्या हुए, उसको भी बता दिया आप लोगों को। अब ये रासायनिक सूत्र भी बता दिए। अब देखते हैं, ये तो शब्द में लिखा गया, एक शब्दों में हम लिखे, शब्द में हम बात कर लिए। अगर इसी को हम सांकेतिक रूप, मैग्नीशियम का सांकेतिक रूप यानी कि सांकेत होता है Mg और ऑक्सीजन का O2, क्या होता है O2। तो ये जब होगा, ये हो जाएगा MgO, क्या हो जाएगा MgO। तो अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो आपको ये भी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब दरअसल यहाँ पे एक आपको और बात बता दें, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये समीकरण तो आपको समीकरण तो प्राप्त हो गया कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ये तो अभिकारक हो गए और ये उत्पाद बन गया हमारा। यानी अभिकारकों और उत्पादों को, अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र Mg, रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए रासायनिक सूत्र हैं, सांकेतिक रूप MgO2 में प्रदर्शित करना MgO को रासायनिक समीकरण कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। लेकिन क्या ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित है कि असंतुलित है? अगर जब समीकरण संतुलित नहीं होगा, इस प्रकार के समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। और जब समीकरण संतुलित हो जाएगा, मतलब जब समीकरण क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण क्या कहेंगे। अब इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया, यानी कि 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। तो जब ये समीकरण ऐसा हो जाए, क्या कहेंगे हम, संतुलित समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। चलिए एक और आपको दिखा देते हैं। अब ये कंकाली भी समीकरण समझ में आ गया होगा और संतुलित समीकरण भी समझ में आ गया होगा और रासायनिक समीकरण भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, Fe आयरन H2O से क्रिया करेगा क्या बनाएगा। ठीक है दोस्तों, Fe जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, ये बन जाएगा हमारा FeO4 और यहाँ 3 और प्लस H2, मिल जाएगा। अब आपसे कहा जाए कि क्या ये समीकरण संतुलित है, आपसे पूछा गया क्या ये समीकरण संतुलित है, तो आपने जवाब दिया हाँ ये समीकरण क्या है, संतुलित है। तो हमने कहा नहीं, जब संतुलित समीकरण का नाम ले लिया जाए बच्चों, तो यहाँ पे हमें एक और चीज फाइंड करनी रहती है। Fe क्या है, सॉलिड है और H2 क्या है, लिक्विड है। तो जब ये लिक्विड है और FeO4 क्या है, ये सॉलिड है और ये H2 क्या है, गैस है। अब ये पूरी तरह से समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसे हम कहेंगे
संतुलित समीकरण, अगर ये समीकरण को हम यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस से नहीं दिखाते तो तब भी इसे हम कंकाली समीकरण ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, और कंकाली समीकरण क्या होते हैं, और संतुलित समीकरण क्या होते हैं। तो आगे हम लोग फिर इसके बारे में डिफाइन और अच्छे से करेंगे। आप लोग अगर ये वीडियो देखने से पहले आप लोग लेक्चर 1 जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का जिक्र किया गया है। चलिए दोस्तों, इसी से हम अलविदा लेते हैं। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।